नमस्कार दोस्तों। फेसबुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग। बेटे, आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिहार की परीक्षा का ये पेपर लगा है और हम लोग जो है इसे आज सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है ऑनलाइन भी ये मतलब जो है ये पेपर जैसे हमने शुरू किया नेट से, तो ये पेपर आपको जो है सॉल्व कराया जा रहा है। प्रयास हमारा ये है कि क्वेश्चन गलत ना हो। पर आप जानते हैं बेटे, कई बार तीनों में जैसे जब इन्होंने 5 विकल्प किया ई वाला, तो ई वाले में कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे तीनों हैं तो इनमें से कोई नहीं हो गया कि एक से अधिक किस्त में थोड़ा-सा पढ़ने में। तो इसलिए जो है आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़, जो गद्यांश का क्वेश्चन होता है, गद्यांश में एक आध क्वेश्चन का हेर-फेर 100% होता है। हो सकता है हमें शीर्षक और लग रहा हो, जिसने पेपर बनाया है उसे शीर्षक और लग रहा हो। है कि नहीं? तो कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ थोड़ी-सी संभावना बनी रहती है। इसलिए मैं शुरू करने से पहले ही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप जितने प्रश्न हमारे हिसाब से मिलाएँगे, उससे 2-3 क्वेश्चन ऊपर-नीचे मान कर के चलेंगे। भई जैसे मान लीजिए भगवान की कृपा से 80 में आपका 70 हो रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि ये 70 जो है वो 68 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है। ठीक है? तो इसलिए आपसे पहले ही यह करबद्ध निवेदन है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा जो है कमेंट, ये गुरुजी ये तो गलत बता दिया ये। भाई देखिए, हम भी मनुष्य हैं। अब हमसे कई बार हमें मान लीजिए हमसे पढ़ने में त्रुटि हो जाती है, तो क्या करें? है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, चलो शुरू करते हैं फटाफट, आंसर देते चलेंगे, कुछ करना नहीं। राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जी खेर थे। बार बार हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व भी किया खूब। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं बेटा। देखो, पश्चिमी हिंदी की ब्रज भी है, वांगड़ू भी है जिसे हरियाणवी कहते हैं, और कन्नौजी भी है ना। तो कौन सी बोली नहीं है? तो हम कह देंगे कि उपर्युक्त जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं का उत्तर देना और ये तीनों है। कई बार इस तरह के प्रश्नों में ही दिक्कत होती है ज्यादा। कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो देखो बेटे, बरेली जो है, ब से बरेली, ब से ब्रज। बरेली जो है ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। ये जो है खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से लेते हैं, 45 से। कह रहे हैं निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करिए। देखो बेटा, मैं यहाँ सुमेलित कर दे रहा हूँ। अवधि, इलाहाबाद, बुंदेली, झांसी, ब्रजभाषा, मथुरा और छत्तीसगढ़ी बिलासपुर। और इसका उत्तर भी मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। इसका जो उत्तर है मेरे बेटे, वो उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने आंसर बनाया है वो आंसर एक में भी मैच नहीं करेगा। आप खुद देख लीजिए। भाई हमारे हिसाब से डी में 2 होना चाहिए। डी में 2 पहले विकल्प में है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद सी में 4 होना चाहिए। अब सी में 4 जो है यहाँ है ही नहीं, सी में 3 है, तो ये विकल्प, सी में 3 है तो ये विकल्प भी कट गया। यही नहीं, इसी हिसाब से अगर आप देखें तो ए में 3 है। ए में 3 कहीं दिया ही नहीं है इन्होंने। इनमें से चलिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351। ये हमने खूब खूब सॉल्व किया है बेटा। कई बार आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया कि 351 है। इसी में जो है राष्ट्रपति को पावर है हिंदी के विकास के लिए काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में, देखिए अब ये क्वेश्चन उस समय हमसे ध्यान नहीं पड़ा था। हमें बस झटके में लगा कि जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का नहीं। लेकिन इन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा में हिंदी का इतिहास। तो हिंदी भाषा में हिंदी का पहला इतिहास लिखा था शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज। चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ सामंजस्य बिठाना, आचार्य रामचंद्र
हिंदी साहित्य इतिहास को परिभाषित करते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में कौन नहीं है? तो देखो बेटा, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें जायसी नहीं है, जायसी नहीं है। और इसमें मैंने नोट भी किया है, मैं आपको बता दूं, सुन करके लिख लेना। तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, देव हैं, बिहारी हैं, 4 हो गए। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, 4। 5वें में इन्होंने त्रिपाठी बंधु लिखा है, और त्रिपाठी बंधु के तहत इन्होंने भूषण और मतीराम को लिखा है। तो 5वां त्रिपाठी बंधु हो गए। उसके बाद 6वां केशव है, 7वां कबीर है, 8वां आपके चंद्रबरदाई है, 9वां भारतेंदु। तो जो नवरत्न है उसमें यही 9 लोग हैं, और इसमें जायसी जी बेटा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल जो होता है बेटा, यही आपका रीतिकाल। तो कह रहे हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा। रीतिकाल शुक्ल जी ने कहा था, कलाकाल कृपाशंकर शुक्ल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था, ठीक है। तो श्रृंगार काल कहा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय पत्रकारिता का पितामह जेम्स सिक्की को माना जाता है बेटा, जेम्स सिक्की को भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। अगला, तात्पर्य यह है कि छायावाद इस आकांक्षा का परिणाम था, उसे न केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली कह रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। अब देखो बेटे, मुझे ये कथन मिला नहीं है, मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ शुक्ल जी भी हो सकते हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी जी भी हो सकते हैं, इन्हीं 2 में से उत्तर होना चाहिए। शुक्ल जी को ठीक है, मान सकते हैं हम, क्योंकि छायावाद को अभिव्यंजना के स्तर पर शुक्ल जी ने परिभाषित किया है, तो हो सकता है, पर मुझे इसका उत्तर मिला नहीं बेटा, मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए मैंने साफ साफ आपको बता दिया। भाई हम वही बताएंगे जिसको हमने खोजा है। कह रहे हैं किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आप लोग जानते हैं, स्वयंभू को कहा जाता है, और पौंचर्यू के कारण कहा जाता है, बहुत बार सॉल्व किया है आपने। निम्नलिखित मतों का आचार्यों के साथ सुमेलन कीजिए। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, द्वैत वल्लभाचार्य का है, अद्वैत शंकर का है, और द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत जो है वो निम्बार्काचार्य का है। द्वैताद्वैत जो है वो किसका? शुद्धाद्वैत, द्वैत वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। मतलब इसमें जो सही उत्तर हमारा बनेगा वो बनेगा 1, ए में 1, बी में 4, सी में नहीं, ए में 2, ए में 2, बी में 4, सी में 1, और डी में 3। 2 4 3 1। और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे होंगे, हम जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, 2 4 3 1 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन जो है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से, ये भी कथन मुझे मिला नहीं बेटा। तो जो मुझे नहीं मिला मैं अनावश्यक आपको नहीं बताऊंगा, और भाई आप देख लेना, आज नहीं कल उत्तर तो मिल ही जाएगा, ढूंढ हम भी देंगे, हम भी क्वेश्चन में कहीं ला करके बता देंगे आपको, बट यह है कि तत्काल मुझे नहीं मिला बेटा, तो इसलिए मैं गलत उत्तर नहीं दूंगा। प्रपद्यवाद के अंतर्गत किस रचनाकार को शामिल नहीं किया गया है? तो देखो बेटे, नहीं कि नहीं पूछ रहे हैं, तो नलिन विलोचन शर्मा भी हैं, नंद किशोर आचार्य भी हैं, केसरी कुमार भी हैं। ये तीनों लोग प्रपद्यवाद में, यही नकेनवाद जिसको कहते हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, और जो है आपके नंद किशोर आचार्य, ये तीनों लोग हैं। तो ये तीनों लोग हैं और ये नहीं पूछ रहे हैं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं है ना, ये तीनों एक ही तो हैं। भाई ये क्वेश्चन हमें बड़ा परेशान करता है, मुझे लगता है बार बार कहीं ऐसा गलती हो जाए। तो ये तीनों लोग तो हैं ही इसमें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तब पूछता, अगर ये पूछता कौन है, तब एक से अधिक का उत्तर सही हो जाता। चलिए, कह रहे हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मैंने बार बार आपको ये क्वेश्चन कराया था,
और आपको ये बताया भी था कि मलयज का कथन है, मलयज ने जख्म पर धूल वाले, इन्होंने बार बार यही बात कही है कि शमशेर बहादुर सिंह जो है ये किसी विचारधारा में बंधकर नहीं, ठीक है बेटा। चलो, कौन सा छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में, सुमित्रानंदन पंत तो अंतिम दौर में प्रगतिवाद से भी प्रभावित थे, अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थे। सुमित्रानंदन पंत, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, कह रहे हैं ये किसने कहा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बेटा, क्योंकि यह जो है देव की लाइन है, लाइन है महाकवि देव की लाइन है, क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, तो ये जो है महाकवि देव की लाइन है, और देव विकल्प में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है। देखो बेटे, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वो करूंगा, इसका कारण मैं बताऊं कि नियमतः इनमें से अलंकारवादी कोई नहीं है, ना केशव है, ना सोमनाथ है, ना चिंतामणि है। ये हमारे हिसाब से उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन में भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चिंतामणि को माना जा सकती है, क्योंकि चिंतामणि सर्वांग निरूपक में आते हैं, इन्होंने अलंकार से रिलेटेड भी लिखा है। बट जो मेनली जिनको अलंकारवादी आचार्य रीतकार के कहा जाता है, उनमें से इन तीनों लोगों का किसी का नाम नहीं, मेरे हिसाब से बेटा उपर्युक्त में से कोई नहीं ही ज्यादा सही होगा। अब कह रहे हैं तर्क वाला क्वेश्चन आ गया, मैं बता दे रहा हूं, पाश्चात्य समीक्षक, ये इसमें ए और बी दोनों सही है ना, इसका सही उत्तर ये है बेटा ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि मैं आपको पढ़ के बता दूं, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है, अब कृत की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। बिल्कुल सही है, जब हम पश्चिम के चर्च में आए तब आलोचना का स्वरूप बदल गया। संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृत के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। ये बात भी सही है कि ज्यादातर इस चीज पर फोकस किया जाता है, संस्कृत में जो है शास्त्रीय पक्ष, उसके रस अलंकार आदि पर ज्यादा फोकस किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कारण इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, तो देखो बेटा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्यों, यहाँ नहीं पूछा है ना, और यहाँ जैनेन्द्र यशपाल इलाचंद जोशी तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है। यहाँ जितना उपन्यास दिया गया बेटा इसमें से किसी, प्रतिज्ञा आदि में है, पर वो यहाँ विकल्प में नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद के इस नाटक में और पुनर्विवाह है, मैंने बार बार आपको बताया था, ध्रुव स्वामिनी की चर्चा हमने खूब की थी कि रामगुप्त को छोड़ देती है और चंद्रगुप्त से दूसरा विवाह करती है स्वामिनी। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। देखो बेटे, ये मेरे हिसाब से, अभी मुझे डायरेक्ट तो ये मिला नहीं, बट ये मेरे हिसाब से शुक्ल जी होना चाहिए है, बट ये है कि ये क्वेश्चन मुझे सीधा सीधा कथन कहीं मिला नहीं बेटा, आपने अगर किताबों में ढूंढ लिया हो तो ढूंढा हो, नहीं ढूंढा होगा तो अब मैं खोज दूंगा, रामचंद्र तिवारी वाली किताब में, रामचंद्र तिवारी जी की किताब में मिलेगा, पर थोड़ा सा तत्काल इतना समय नहीं था कि खोजा जा सके। कालिदास की शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था, राजा लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला का खड़ी बोली में अनुवाद। चलिए, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का जो है वो है मूल्यों का चित्रण है। तो देखो बेटा मेरे हिसाब से इसमें जो होता है, इसमें आधे अधूरे होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो आधे अधूरे होना चाहिए, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, और आप इसे एक बार देख जरूर लेंगे, देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है अभी ये चीज हमने जो बात रहेगी बिल्कुल स्पष्ट करेंगे बेटा। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव किस सम्राट के काल में चित्रित है, तो आप जानते हैं विक्रम उस समय राजा थे,
और यहाँ अशोक चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त है, तो इनमें कोई है नहीं। कौमुदी महोत्सव नाटक है, आप लोग जानते हैं, जिसमें उदय सिंह को पन्ना धाय उदय सिंह की रक्षा के लिए जो है अपने पुत्र को बलि चढ़ा देती है। और उस समय विक्रम करके थे जो उस समय राजा थे, वो ऑप्शन यहाँ या नहीं। चलिए, इनमें से प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, यशपाल, रांगे राघव। क्वेश्चन नंबर 69 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहे हैं। देखो, इलाचंद जोशी भी नहीं है, रांगे राघव भी नहीं। ठीक है, यशपाल जो है ये प्रगतिवादी कहानी परंपरा के कहानीकार हैं, पर ये इलाचंद जोशी और रांगे राघव ये मनोवैज्ञानिक है, ये प्रगतिवादी परंपरा के नहीं। चलिए, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल कह रहे हैं कि यह किसका है? तो ध्यान रखना बेटे, 70। हाँ, चलिए, यह जो है आ, अब मैंने देखा तो था यार, ध्यान से उतर गया, पर ये इनमें से किसी का नहीं है, न मन्नू भंडारी का है, न कृष्णा न सोपती का है, न शिवानी का। उपयुक्त में से कोई नहीं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने वही काम किया जो स्टील और एडिसन ने। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, बहुत चर्चित कथन है। ठीक है, चलिए, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने दिया था, ये पाश्चात्य का शास्त्र है, पर इनके सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में क्या था भैया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, बस एक चीज हमें समझ में आई बेटी, समरथ को नहीं दोष गोसाई, बस, और हम क्या कहें इससे ज्यादा। भाई मुझे बार बार इस बात पर पछतावा हो रहा है कि फिर हमने आपने ये एनसीईआरटी एससीईआरटी ये कहानी वो कविता क्यों पढ़ी? उससे तो बेहतर था कि दबा के हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा गया होता। साहित्य का उद्देश्य विरेचन है, विरेचन सिद्धांत जो है ये पूछ रहे हैं कि विरेचन सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो विरेचन सिद्धांत दिया था बेटा कॉलरिज। कॉलरिज ने विरेचन का सिद्धांत। चलिए, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या किसने किया था? उनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किया था बेटा शंकु ने किया था, आचार्य शंकु ने, जिन्होंने चित्र तुरंत दृष्टांत दिया था। तो उन्होंने इसकी अनुमितिवादी व्याख्या की थी, वो यहाँ है नहीं। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और भेद में किया? तो ये जो है बेटे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ जो रीतिवादी कवि हैं हमारे, रीतिवादी कवि जो है वो वामन है, और वामन यहाँ है नहीं है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विशेषो गुणात्मा का सिद्धांत है, रीतिवादी कवि वामन का सिद्धांत, आचार्य वामन का सिद्धांत है। अगला चलते हैं बेटा, कह रहे हैं डॉक्टर नामवर सिंह ने उनकी किस आलोचना पर साहित्य अकादमी मिला है? तो कविता के नए प्रतिमान, कविता की नए प्रतिमान पर जो है इनको, हाँ, मिला है नामवर सिंह। अगला, सुमेलित करना है, देखो बहुत आसान है। भरत मुनि रस से हैं, कुंतक वक्रोक्ति से हैं, आनंदवर्धन ध्वनि से हैं। अच्छा, और रीति से हैं, वामन जो हैं ये रीति से हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया कि पहले में चार, चार, तीसरे में हो गया एक, तीसरे में हो गया दो, और चौथे में हो गया तीन। चार एक दो तीन, चार एक दो तीन, 20 रहता। चलिए, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, और थोड़ा सा क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को क्या कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति का विलायती संस्करण किसने कहा था? तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, ठीक है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को ये शुक्ल जी ने कहा था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें, तब्दील निगाहें जो है ये किसकी रचना है? 79, 79 में भी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है बेटा।
तब्दील निगाहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखना बेटा कि 81 में ये आशा सुषमा किस्कू ना, ये काव्य है आदिवासियों का संसार, ये कविता है और ये आशा सुषमा किस्कू की रचना है, तो इनमें उनका नाम है नहीं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, ये प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये मैथिली, ये साकेत की पंक्ति है बेटी और मैथिली शरण गुप्त की, जो कि विकल्प में है नहीं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ, और संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। बहुत सारे छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। कबीर की उलट बांसियां कहाँ से ली गई हैं? बहुत सोच समझकर इसका उत्तर देना बेटा, सिद्ध साहित्य से ली गई हैं। अच्छा है इसमें नाथ नहीं दिया है, लोग परेशान हो जाते। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद मैंने बहुत बार चर्चा की है, नागार्जुन की है ना, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र की है और कलगी बाजरे की अज्ञे की है। कहने का मतलब में 4, में 4 3 2 राइट आंसर, में 2 डी में 1। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है, 88, 88 में ई, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो है बेटा पटकथा कविता से, कहाँ से है? पटकथा कविता। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। और कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो जो है एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। एक और जिंदगी मलबे का मालिक चंद्रगुप्त में कुल 44 है। शेखर एक जीवनी के उपन्यास, एक से ज्यादा विशेषता है इसकी। महामाया, महामाया जो है वाणभट्ट के आत्मकथा की पात्र है। और गैंग्रीन, गैंग्रीन कहानी जो है अज्ञे की है बेटा, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बहुत कम लिख करके भी लोकप्रिय होने वालों में चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, जिन्होंने बहुत 2-3 कहानियां ही लिखी थी। बुद्धू का सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, केवल 2-3 कहानियां ही लिखी थी इन्होंने, और 2-3 कहानियां लिख करके काफी चर्चित रहे ये। तो कम लिखकर प्रजातंत्र लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फूलने फलने वाली राजनीतिक संस्कृति प्रतिनिधि प्रधान वैद्य जी, वैद्य जी जो है बेटे, ये हमारे क्वेश्चन नंबर राग दरबारी के पात्र हैं, ये इसमें है नहीं। अगला, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास जो है खंजन नयन सूरदास जी पर है? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा ना। अच्छा ये वाला, ये कथन मेहता का है, मेहता फिलासफर हैं, उनका कथन है ये। अगला चलते हैं बेटा, देवसेना, देवसेना जो है ये हमारी देवसेना जो है ये स्कंद गुप्त की पात्र है। और उसके बाद लघु मानव की, लघु मानव की महत्ता स्थापित किसने किया है? विजय देव नारायण शाही ने किया है। लघु मानव के बहाने कविता पर एक बहस को कहा गया है। चलिए अब आपने यहाँ से, अच्छा एक क्वेश्चन ये छूट रहा था, किस लेखक को निबंध, ललित निबंध का प्रस्थान बिंदु है? अजय प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि यहीं से जो है प्रस्थान बिंदु का मतलब होता है जहां से शुरुआत हो, तो द्विवेदी जी से ही ये चीज शुरू होती है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए ना। इसमें कुछ लोग कुबेरनाथ राय का भी उत्तर दे रहे थे, पर ये प्रस्थान बिंदु की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। चलिए उपर्युक्त गद्यांश का सबसे अच्छा शीर्षक क्या होगा? देखिए भाषा और महत्व। अब मैंने यही कहा ना कि हो सकता है मुझे भाषा और महत्व लग रहा है, लेखक को जो है एग्जामिनर को राष्ट्रीयता और मनुष्य लगे तो गड़बड़ हो जाती है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने कहा ऊपर नीचे कर लीजिएगा। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है प्रकट करना। के बाद
प्रकट का विलोम क्या होगा बेटे? प्रकट का विलोम जो है गुप्त होगा। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इला, इला माने पृथ्वी होता है बेटा। चलिए, गद्यांश का आशय है 105, 105 में 105 में डी, प्रयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भाषा का विकास का भी दिखाया गया है, मनुष्यों को निकट लाने का भी दिखाया गया है। तो मेरे हिसाब से यही है। अब देखिएगा आगे बता रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण किसमें नहीं है बेटा? तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, चौगुना संख्यावाचक विशेषण है। एक आंख से देखना का मतलब है सबको बराबर मानना, एक समान सम्मान देना। और इस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो महोत्सव आप लोग जान रहे हैं, एक चुटिया बांध के आई है, गुण संधि है। और मैंने रमेश मैंने मैंने रमेश को मारा था, इसमें कौन सा अब भेद है? तो आप जानते हैं था आ गया, और था आते ही हमें पता होता है कि ये पूर्ण भूतकाल होता है। चलिए अगला, मनोज पुस्तक पढ़ता है, पढ़ रहा है, सॉरी कर्मवाच्य नहीं है बेटा, माफ करें, ये जो है कर्तृवाच्य है। अगला, भाई तंग कर रहे हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है भूखा और प्यासा। अगला, शुद्ध वर्तनी है, पैतृक शुद्ध है, ये शाप होता है, और ये साम्राज्य नहीं साम्राज्य बेटा। चटमंगनी पट ब्याह, चटमंगनी पट ब्याह का मतलब है तत्काल कार्य होना। अगला, अनल और अनिल, देखो अनल माने आग, अनिल माने हवा। वागजाल, वाक धन जाल होगा बेटा। वागजाल में अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। मौन में अ है, शैव में अ है, कुलीन में ईन है, ईन है, कुल धन ईन, कुलीन है, तो शैव शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है बेटी वो है, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने कहा का वर्षा जब कृषि हानि। द्विगु समास का प्रयोग किसमें हुआ है? तो सीधे सीधे आपको यहाँ चौराहा दिख रहा है, चौराहा में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है बेटा। और जो है, अच्छा इधर कुछ वाक्य एक छूट गया था, ये 17 वाला अशुद्ध वाक्य है। आज ये है, आज दिन सबसे, मैं प्रातः काल के समय नहीं होगा, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, यह एक क्वेश्चन छूट गया था। और फिर 120 प्रेरणार्थक क्रिया का है, लिखवाना, आप अच्छी तरह से जानते हैं लिखवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और इस तरह से ये हमारा रहा पूरा पेपर। और अब कोई क्वेश्चन छूटा भी नहीं है, कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है। इसका पीडीएफ भी जो है, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे बेटा। तो आई होप, लेकिन हाँ इतना फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जल्दी जल्दी में सॉल्व करने में एक दो अथन कथन ऐसे भी होते हैं जो आदमी अंदाज से लगा हाँ यार फलाने का ही ऐसा है। देखो मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, तो इसलिए जितने भी आपके बैठ रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा 7 बजे वाली क्लास में जब मिलिएगा ना। लेकिन कुल मिलाकर पेपर बहुत कठिन नहीं था। पेपर जिसने धैर्य से दिया होगा, थोड़ी तैयारी अच्छी रही होगी, लगातार प्रैक्टिस में हमारे साथ रहा होगा, उसका पेपर 100% अच्छा गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद बेटा।